नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलवर शैली को, यानी हमारी चित्रकला एक टॉपिक चल रहा था जिसमें मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ढूंढाड़ स्कूल चल रहा था, उसका लास्ट आज उपशैली जो है वो अलवर शैली। इससे पहले जयपुर शैली और आमेर शैली को हमने डिस्कस कर लिया है। सारे के सारे वीडियोज़ उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके देख सकते हैं या आई बटन में लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस की है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये ऐसे टॉपिक है जिनको रटा नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। बहुत ईजी वे मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपको आराम से समझ में आएगा। आज की जो शैली है वो अलवर शैली के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं और आज आपका ढूंढाड़ स्कूल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में एक स्कूल आपका बचेगा हाड़ौती स्कूल, जिसमें कोटा है और झालावाड़ है, और बूंदी के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले अलवर शैली को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? अलवर शैली को। तो उससे पहले क्या होगी, अलवर रियासत कैसे बनी ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या है कि एक तरफ तो जयपुर था आपका, है ना, जयपुर चित्रकला शैली पनपी थी, और एक तरफ भरतपुर था। भरतपुर में ऐसा कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा पार्ट भरतपुर का लिया गया और थोड़ा सा पार्ट जयपुर का लिया गया। इन दोनों को मिलाकर एक रियासत बनाएगी अलवर रियासत। अलवर रियासत कब बनाएगी? 1775 में बनाएगी। किसने बनाई? राजा प्रताप सिंह नरूका ने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलवर रियासत का गठन कब हुआ? 1775 में इसको प्रारंभ किया, इसको स्थापना की राजा प्रताप सिंह नरूका। यानी अलवर के ऊपर किसका, कौन सा वंश राज करके गया था? तो आपको ये ध्यान रखना, नरूका वंश। और अलवर की स्थापना किसने की? राजा प्रताप सिंह नरूका ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के काल में ये प्रताप सिंह है ना, इसी के काल में प्रारंभ होती चित्रशैली। क्या होती है? जो प्रारंभ करता था, क्या था? प्रारंभ करता था किसका? चित्रकला का। वो कौन था? ये प्रताप सिंह था। इसी के काल में चित्रकला पनपी थी। इसने क्या किया था? इसने अलवर के अंदर, अलवर में तिजारा की पहाड़ियां हैं, आप सभी जानते हैं ना, तिजारा की पहाड़ियां। पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है, राजगढ़ दुर्ग। उस राजगढ़ दुर्ग में एक महल बनाया गया। उस महल का नाम था शीश महल। क्या नाम था? शीश महल। इस शीश महल के अंदर इस प्रताप सिंह ने, जो प्रताप सिंह नरूका था, इसने भित्ति चित्रण का कार्य करवाया। किसका काम करवाया? भित्ति चित्रण का। अब भित्ति चित्रण का काम करवा, यानी चित्रकला का एक पार्ट है भित्ति चित्रण, यानी भींत पे चित्रण करना, दीवार पे चित्रण करना। मारवाड़ी में भींत बोलते हैं दीवार को। तो भित्ति चित्रण की जो कला है वो शीश महल में अपने को देखने को मिलती है। ये इसका एक दोस्त था जो जयपुर रहा करता था, डालूराम। कौन था? डालूराम। इसको बुलाया गया कहाँ पर? यहाँ शीश महल में आ गया, यानी अलवर में आया। अलवर में शीश महल के अंदर भित्ति चित्रण का कार्य किसने किया? डालूराम ने किया। इसका मतलब जो जयपुर में चित्र कला थी वो कहाँ आ गई? थोड़ा सा कहाँ पे आ गया? अलवर में आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं अलवर के अंदर आपको जयपुर चित्रकला का रूप देखने को मिल सकता है। साथ साथ में अलवर किसके पास पड़ता है? अलवर दिल्ली के पास पड़ता है। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रश्न बनता है कि अलवर के ऊपर एक तो जयपुर शैली, जयपुर प्लस में दिल्ली, इन दोनों का प्रभाव अपने को देखने को मिलता है
शैली का। याद रखना इस बात को। दिल्ली से भी यहाँ बहुत सारे कलाकार बुलाए गए थे कि पेंटिंग करने के लिए अलवर के अंदर। तो हमें जयपुर और दिल्ली का जो मिश्रित रूप है वो अलवर शैली में देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भित्ति चित्रण का काम करा डालूराम ने किस पर? राजगढ़ दुर्ग, जो कि अलवर की तिजारा की पहाड़ियाँ के ऊपर है, जिसमें शीश महल बनवाया। विशेष महल भित्ति चित्रण का काम डालूराम ने किया, जो कि क्या था? प्रताप सिंह का दोस्त था। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? चलिए इसको मिटा दें, याद हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि ये तो चित्रकला का प्रारंभ करता है, लेकिन एक स्वर्णिम काल होता है। अब अलवर के शैली के अंदर जो स्वर्णिम काल रहा वो किसका रहा? वो रहा राजा विनय सिंह का। एक राजा था विनय सिंह, ठीक है। चलिए यहाँ लिखता हूं मैं अलवर शैली, अलवर शैली, ठीक है। जो स्वर्णिम काल देखने को मिलता है, ठीक है, स्वर्ण काल देखने को मिलता है। वो राजा था एक विनय सिंह, याद रह जाएगा। विनय सिंह के काल में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये खुद चित्रकार बनना चाहता था। इसे चित्रकारी का क्या था? इसको शौक था। किसका भाई? याद रखेंगे, चित्रकारी का शौक था इसको। किसका शौक था? चित्रकारी का। और ये जो चित्रकारी, ये बलदेव सिंह एक चित्रकार था, उससे सीखा करता था। बलदेव सिंह से सीखता था। याद हो जाएगा ना इतनी बात? बहुत बार डेप्थ में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विनय सिंह को चित्रकारी का शौक था, लेकिन ये किससे चित्रकारी सीखी थी? बलदेव सिंह से सीखा करता था। इसकी एक पत्नी थी शीला देवी। इसकी पत्नी थी, कौन थी? शीला देवी। शीला देवी इसकी पत्नी थी। अब विनय सिंह की एक सौतेली माँ थी मूसी महारानी। याद रखेंगे इसकी, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी सौतेली माँ कौन थी? ध्यान से समझना इस बात को। सौतेली माँ मूसी महारानी। मूसी महारानी नाम सुनते समझ में आ गया ना? अलवर से संबंधित थी। ये कौन थी? मूसी महारानी। इसकी सौतेली माँ थी, लेकिन ये किसकी थी? राव प्रताप सिंह नरूका था, उसकी ये पत्नी थी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि राव प्रताप सिंह नरूका की क्या थी? ये पत्नी थी। इतनी बात याद रह जाएगी। तो इसकी सौतेली माँ थी विनय सिंह की। इसने क्या किया? इस विनय सिंह ने क्या किया? अलवर के अंदर इसकी छतरी बनवा दी। कहाँ बनवाई? मूसी महारानी की छतरी के नाम से फेमस है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। क्योंकि सौतेली माँ थी, सती हो गई थी। ये सती हो गई थी, प्रताप सिंह की जब मृत्यु मंडावा में हुई थी तो इसके पीछे ये सती हो गई थी। इसी वजह से विनय सिंह ने क्या की? इसकी छतरी बनवा दी। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में फेमस है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसकी छतरी बनाई तो इसकी पत्नी थी शीला देवी, ये बड़ी नाराज हो गई कि देख भाई विनय सिंह, क्यों कि वो जीवित भी नहीं है और तेरी सौतेली माँ थी, तूने उसके लिए छतरी बनवा दी। मैं तेरी सगी पत्नी और मैं जीवित भी, तो मेरे लिए भी कुछ बनवा। और साथ साथ ये भी कहा कि भाई तूने उसके लिए एक चीज़ बनाई तो कम से कम मैं तेरी पत्नी हूँ, तो मेरे लिए तो 2 चीज़ बनाएगा। विनय सिंह ने कहा कि ठीक है मान लेते, 2 चीज़ बनवा दी। तो विनय सिंह ने क्या किया? इस शीला देवी के नाम से, इस शीला देवी के नाम से 2 चीज़ बनवा दी। एक तो सिलीसेट झील, सिलीसेट झील क्या बनवाई? सिलीसेट झील बनवा दी। और इसी के किनारे क्या बनवाया? सिलीसेट महल। याद रह जाएगा। उसके अंदर चित्रकारी करवाई गई, सिलीसेट महल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिलीसेट है, ये सिलीसेट जो झील है, ये शीला देवी के नाम से बनी हुई है। किसने बनाई थी इन दोनों को? विनय सिंह ने बनाई थी। हो जाएगा याद। तो इनके ऊपर चित्रकारी की थी। इस तरह से अलवर के अंदर चित्रकारी अपने को देखने को मिलती है। अब इनके कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इनके चित्रकार के बारे में पूछा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ चित्रकार। अलवर शैली के चित्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो एक चित्रकार तो कौन था? डालूराम आ गया था, है ना? डालूराम शुरू में बताया था ना। एक कौन आ गया? ये बलदेव सिंह आ गया। तो मैं ये लिख देता हूँ बलदेव सिंह। एक था जमुना लाल, एक था छोटू लाल, ठीक है। तो डालूराम, बलदेव सिंह, जमुना लाल, छोटू लाल, ये कुछ चित्रकार थे अलवर शैली में। यहीं से इनके बारे में कई बार पूछा जाता, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा विशेषता
आपसे प्रश्न में पूछा था कि अलवर शैली की जो विशेषता थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है हर चित्रकला में कि क्या क्या विशेषता थी इनकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है अलवर शैली की। देखते हैं पहले जो विशेषता है इसकी, 1 नंबर पे योग आसन। कहने का मतलब योग आसन में चित्र, कहने का मतलब ये हो गया कि योग करते हुए चित्र बनाए गए हैं। अब योग और योगा में फ़र्क है। योगा तो एक अलग चीज़ होती है जो हम एक्सरसाइज करते हैं हाथ पैरों से, लेकिन योग होता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, उसे योग बोलते हैं। उस मुद्रा में व्यक्तियों के चित्र दर्शाए गए हैं योग आसन करते हुए। किस शैली के अंदर? अलवर शैली में। दूसरी सबसे जो बड़ी विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है कि वेश्याओं के चित्र, वेश्याओं के चित्र आपको अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। याद रखना कि वेश्याओं के चित्र कौन सी चित्रकला में मिलते हैं? अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत के ऊपर चित्रण किया गया है। हाथी दांत के ऊपर चित्रण रह जाएगा याद अच्छे से, ठीक है। हाथी दांत के ऊपर चित्रण किया गया है, कौन सी शैली में? अलवर शैली में। एक और इसकी विशेषता याद रख लेना, इसमें जो ग्रंथ चित्र के महाभारत है, कुरान है, गीता है, मद भागवत है ना, गीता, ये जो ग्रंथ है वो आपकी अलवर शैली के अंदर ही चित्रित किए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। उनके बारे में जो चीज़ें सेम टू सेम लिखी गई हैं। तो ये विशेषता थी। योग आसन की जो मुद्राओं के चित्र हैं वो आपको अलवर शैली में देखने को मिलेंगे। वेश्याओं के चित्र भी अलवर शैली में देखने को मिलेंगे। हाथी दांत के ऊपर जो चित्रण है वो अलवर शैली में, और एक नफरी बजाती हुई स्त्री का चित्र भी, यानी एक बांसुरी बजाती हुई नफरी, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको शायद, तो मैं यहीं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इतना सा एक और लिख देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ, नोट कर लिया वो सभी ने, ठीक। ये विशेषता, एक विशेषता इसकी ये और थी कि नफरी बजाती हुई स्त्री का चित्रण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको अलवर शैली में। और एक मैं लिख ही देता हूँ चलिए, कि गीता, कुरान, महाभारत आदि ग्रंथों का चित्रण भी अलवर शैली में, आदि ग्रंथों का चित्रण भी कहाँ देखने को मिलता है? आपको इन अलवर शैली के अंदर देखने को मिलता है। और एक चित्रकार और था शालिग्राम, याद रखना, शालिग्राम, ये लीजिए। तो ये थी भी अलवर शैली आपकी पूरी की पूरी, इसकी विशेषता, इसके चित्र कैसे पनपी, कहाँ क्या बनाया गया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बताओ समझ में आई कि नहीं? यहाँ से ही प्रश्न बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी मैंने डेप्थ में चीज़ें डिस्कस कर ली। और ये आपका डूनान स्कूल पूरा हो चुका है। अब आपका हाड़ौती स्कूल आएगा जिसमें हम कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली को, उसके बाद चित्रकला आपकी खत्म हो जाएगी और फिर हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर। तो कैसी लगी आज की क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।